नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आपका स्वागत है। मेरे साथ की खिड़की में आप जिन्हें देख रहे हैं आप सुपरिचित हैं। डॉक्टर प्रोफेसर सूर्यभूषण सर हैं। फिलहाल डीएमआई पटना में पढ़ा रहे हैं। इसके पहले का इनका जो इतिहास है वो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है। जेएनयू के इकोनॉमिक्स वाले सेंटर से पढ़े हैं। उसके बाद कई एमएनसीज में अपनी सेवा दी और आखिरकार मातृभूमि का प्यार, जिसे कुछ लोग बेवकूफी करार देते हैं, उसके जरिए पटना की धूल और गंदगी में फिलहाल लिथड़े हुए नजर आते हैं। डीएमआई के प्रोफेसर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आपके दर्शकों, धन्यवाद। सर, मोदी जी वह फिर देश बेच दिया। पिछले 12 साल से तो बेच ही रहा है, फिर एक बार बेच दिया। ट्रंप के दबाव में आके, ट्रंप के डर से, और जैसा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल विंची जी कहते हैं, सरेंडर मोदी, उन्होंने फिर सरेंडर कर दिया। इंडो यूएस डील साइन हुई है। इसको कई अर्थशास्त्री, सरकार के प्रवक्ता और कई विश्लेषक बता रहे हैं कि यह मील का पत्थर है। लेकिन दो मुख्य सवाल उभर रहे हैं। पहला, 18% टैरिफ तो अभी भी मौजूद है। ऐसा कौन सा आपने चमत्कार कर दिया कि 18% टैरिफ को आप बता रहे हैं कि ये बड़ी अच्छी डील है? दूसरा, कि क्या कृषि क्षेत्र को पूरी तरह खोल दिया गया है और जिस कृषि क्षेत्र को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हम अपने किसानों के हित से समझौता नहीं करेंगे, क्या वो समझौता हो चुका है? क्या है इस पूरे डील की सच्चाई? प्लीज। देखिए, पहले तो ये बात जो है, जब जहां तक यूएस इंडिया ट्रेड डील की बात है, तो इसमें ओपिनियन का तो मैटर ही नहीं होता है कि ये बेच दिया नहीं बेच दिया। ये सारा खेल है विश्लेषण का। आपके पास फैक्ट आपके सामने है, फैक्ट पे आप क्या बहस कर सकते हैं, फैक्ट को कैसे आप प्रेजेंट कर सकते हैं, सारा खेल उसी का है। इसमें ये नहीं होना, इसमें इमोशंस तो कहीं आता ही नहीं है। क्योंकि जब दो कंट्री आपस में डील कर रही है, खासकर ट्रेड डील में होता क्या है कि जब आपके पास कंपैरेटिव एडवांटेज होता है किसी भी प्रोडक्ट्स में, तो आप उस दूसरे मार्केट में आप बेच सकते हैं और आपका अपना सेक्टर भी मजबूत होता है कॉम्पिटिटिवली। तो ये ओवरऑल इकोनॉमिक्स के हिसाब से तो बहुत फायदेमंद होता है। मुद्दा ये है कि जैसे आपके जो कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं, कई सारे जो खासकर इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, जहाँ पे आपको केवल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के साथ-साथ आपको वहाँ आपके प्रोड्यूसर्स को भी थोड़ा प्रोटेक्ट करके देखना पड़ता है। क्योंकि उसमें बहुत लोगों की जो है लाइवलीहुड, जीविकोपार्जन वगैरह इन्वॉल्वड होता है। और उसके साथ-साथ दूसरा ये जो आज के डेट में जो हमेशा मेरा मानना ये है कि आपको मजबूत होना ज़रूरी है। आज अगर यूएस इतना बड़ा कह सकते हैं कि गुंडागर्दी अगर कर पा रहा है, इसलिए क्योंकि वो बहुत ही आंतरिक रूप से बहुत ही मजबूत है। तो जहाँ तक उस पे बात है, तो भारत जो है, इनफैक्ट अगर आप देखें तो लास्ट एक दशक में मोदी जी का जो सबसे बड़ा एम्फेसिस रहा है कि एक तो हमें आत्मसम्मान जो है वो नहीं है। उसके तरफ उनका प्रयास बहुत मतलब इस सराहनीय रहा कि जिसपे ये बताया कि भाई हमारी अपनी कोई जो है स्टैंडिंग है। और इसके कारण से ही जो है, अब आप ये यूएस इंडिया डील को ही देख लीजिए ना। ये ट्रम्प कितने साल पहले कितने महीने पहले अनाउंस किया था कि हम इंडिया को ये करेंगे, वो करेंगे, सारे टैरिफ किया। हमारे तरफ से कोई रिएक्शन नहीं हुआ। इनफैक्ट ये दर्शाता है कि जैसे अगर हमें झुकना होता कहीं पे, तो हम तो उसी समय झुक गए होते, या हम एक नेगोशिएशन पे भी जाते। हम चाहते हैं कि ये डिस्केलेट करे, जो इंटरनेशनल लैंग्वेज में लोग बोलते हैं कि मामला जो है एस्केलेट हो गया, उसको डी एस्केलेट किया जाए। तो हमारे डेलीगेशंस वहां जाके उनको बहलाते फुसलाते, जैसा आपके पड़ोसी देश मुनीर जो है वहां जाके पता नहीं क्या क्या नौटंकी किए। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं किया हमारे तरफ से। एक हमारी अपनी जो आत्मसम्मान था, उसको हमने बनाए रखा।
यूएस इज अ कंप्लीट बिजनेसमैन। उनको लगा कि जो है हम अगर इंडिया पैसिफिक ओशन में अगर हम देखेंगे तो हमारा जो सबसे नेचुरल जो एलाई हो सकता है या प्राइमरी जो वो इंडिया ही हो सकता है, क्योंकि हमारे जो पॉलिटिकल कंडीशन सिमिलर हैं, हम लोग एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो ये वजह से जो है यूएस को हमारा इम्पोर्टेंस जो है फाइनली समझ में आया। और जहां तक बात है कि हम पूरी तरह बिक गए, अगर पूरी तरह बिकना होता है तो ये 18% तो अभी भी टैरिफ है ही, ऐसा नहीं है कि टैरिफ नहीं है। और दूसरा जो ये है कि आपका चाइना है, चाइना से हमारा टैरिफ थोड़ा नीचे हुआ है और इसमें नेचुरली हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, वो अपने हिसाब से भी देख रहा है। क्योंकि अगर आप देखिए तो इंडियन इकोनॉमी का जो रिपोर्ट अभी आया है कि पहली बार जो है हमें बहुत दिनों के बाद जो है मैन्युफैक्चरिंग में भी थोड़ा-सा बूस्ट नज़र आ रहा है। तो पीएलआई जो गवर्नमेंट लेके आया था, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जहाँ पे सरकार के पास आंकड़े काफ़ी पॉजिटिव आए हैं, जिसके कारण से यूएस को भी लग रहा है, क्योंकि वो पीएलआई में है क्या, एप्पल है और भी कई यूएस कंपनी है जिनको लग रहा है कि हम यूएस चाइना के बजाय इंडिया से भी जो है हमारा प्रोडक्शन हो सकता है और इंडिया से भी बेहतर हम अगर हम अपना रिलेशन रखेंगे तो हम इसको फ्यूचर में और भी कैपिटलाइज कर सकते हैं। सो इससे यूएस ऐसा नहीं कि उसको अपना फायदा अब नजर आ रहा है कि हम वाकई मिस कर रहे थे। सर, तो आपने फैक्ट्स की बात की। हम्म। फैक्ट ये है कि हमने रशा वाला जो क्रूड ऑयल है उसको इंपोर्ट करने में कमी कर दी। अब हम वेनेजुएला वाला जो लगभग यूएस के कब्जे में आ चुका है, अगर हम चीनी न लपेटें बातों में तो सीधी सी बात है कि वेनेजुएला पर यूएस ने अपना कब्जा कर लिया है। रशियन इंपोर्ट हम कम कर रहे हैं जबकि वो बहुत सस्ता मिल रहा था, तो सरेंडर मोदी डर गए। 50% टैरिफ की बात थी क्योंकि 25 और 25% एक्स्ट्रा, तो वो जो एक्स्ट्रा वाला था वो कट गया और जो 25% था उसको 18%, लेकिन पहले तो 0% था वो। और तीसरा सबसे बड़ा, जो ये डील अटकी हुई थी कि कृषि क्षेत्र के उत्पादों को नहीं खोलेंगे हम, लेकिन 12 उत्पादों को खोला है इस सरकार ने। और मेक इन इंडिया फेल हो गया। चाइना से सामान मंगा मंगा के आप असेंबल करके और जबरदस्ती संसद में आंकड़े दे रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आपने क्या कर दिया? ये 3-4 सवाल है, इसको कैसे देखें? नहीं देखिए, रशिया से जो तेल का है वो स्ट्रेटेजिक हमें एक तो था भी, एडवांटेज था भी उसमें, क्योंकि रशिया हमारा बहुत पुराना एलाई था और अभी रशिया के पास भी हमारे से बेहतर कोई बड़ा कस्टमर भी मिलता नहीं। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे थोड़ा-सा बेहतर डील कर पा रहे थे। मुझे ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे वेनेजुएला का जो प्राइसिंग है और रशिया का प्राइसिंग का डिफरेंशियल जो है, हमें ज़्यादा उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। सर, वो किसी क्योंकि को पता नहीं है सिवाय सरकारों के। ये तो सारी हवा हवाई बातें आ रही हैं कि तो ये तो आरोप लग रहे हैं ना। हो तो सकता है कि आरोप रशिया जिस जिस दर में दे रहा है वेनेजुएला उससे आधे में दे रहा हो। और बिल्कुल, तब बिल्कुल। चूंकि मोदी जी तो कई बार, मोदी जी तो सीना ठोक के कह चुके हैं कि मैं बनिया हूं। तो एक तो, लेकिन ये जो आरोप हैं उनको कैसे देखा जाए? क्या इसमें सच्चाई है या केवल ये आरोप है जो विपक्षी दल या जो भी नहीं देखिए, विश्लेषक? आरोप को तो आप बड़ा सिंपल सा आप फैक्ट लेके आ जाइए ना। आप बस एक अपने तरफ से स्टेटस रिपोर्ट लेके आइए कि इतने प्राइस पे ये डील हो रही है, इतने प्राइस पे ये डील हो रहा है, हमारा इतना नुकसान हो गया। आप काउंटर फैक्चुअल प्रेजेंट कीजिए ना कि अगर हम यहाँ से डील नहीं करते तो यहाँ से हम, देखिए आरोप किसी पे भी सर, लगाना जो है आपको ना कि लगता है कि राहुल गांधी कोई फैक्ट की बात करेंगे? क्या बात कर रहे हैं सर आप? तो, अब मैं आप तो पर मतलब मतलब राहुल गांधी और उनके गिरोह के लोग फैक्ट की बात तो करते नहीं है। चलिए दूसरे पर आते हैं, कृषि क्षेत्र के बारे में। ये जो 12 उत्पाद खोले गए हैं उसमें ये काउंटर है, सरकार का पक्ष ये है कि भाई हमने सोयाबीन जैसे वो उत्पाद जो हम मंगा रहे थे और जिन पर जिच थी कि उनको हम नहीं खोलेंगे, हमने उनको नहीं खोला। जैसे हमने जीनोम वाला मार्केट नहीं खोला है,
हमने जो वो काउ फूड वाला था, जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव। विवादास्पद मसला था, वो हमने नहीं खोला है। लेकिन 12 चीजें तो खोल दी। क्यों खोल दी? नहीं, जैसा अभी आपने बताया कि चूंकि उसमें हमें हम बाहर से ही इंपोर्ट कर रहे थे कुछ चीजों में, और हमारे जी। यहाँ डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन था वो उसकी कैपेसिटी नहीं थी। तो उसमें जो है हम लोग अगर किए तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? जो कृषि उत्पाद या कृषि संबंधी जो चीजें हैं कि जहाँ पे जो मामला सिर्फ कल्चरल सेंसिटिव से नहीं था, बट उसके साथ साथ हमारे जो फार्मर्स थे, तो इसीलिए जो जीएम जो बेस्ड क्रॉप्स थे या जीनोम वाला जो मामला था, जीन टेक्नोलॉजी जिसमें यूज हो, हालांकि अगर आप जी। देखें तो ब्रिंजल और कॉटन में मक्का। तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, और उससे हमारा प्रोडक्शन, तो वो मामला जितना मुझे लग रहा है कि उसको बनाया गया है, अगर फार्मर्स को देखें तो फार्मर्स को आप क्या देख सकते हैं? उसकी सबसे बड़ा चीज है कि उसको अपना जो प्रोडक्शन है, एक तो लैंड की साइज छोटी है, और उसमें अगर वो ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहा है, अभी हमें नहीं लगता है कि लास्ट अगर देखें 10 साल में, तो एग्रीकल्चर कृषि के क्षेत्र में किसी भी जो कृषि का सेगमेंट जो है, आप जिसको उठा के देख लीजिए, क्रॉप से लेके लाइव स्टॉक्स में, हमारा ये सब ड्राइवर बना हुआ है कि आपको एक बहुत बड़ा रेजिलिएंट देता है, कि क्योंकि जैसे से आप पॉपुलेशन साइज आप देखिए, यहाँ पे पॉपुलेशन कंज्यूम करने के लिए आपको यहाँ पे लोकली प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता है कि अगर लास्ट 10-15 साल में देखें तो इसमें निरंतर ही बढ़ोतरी ही हुई है। इसमें घटा किसी भी मामले में नहीं। अब तो कई सारे सेक्टर्स में, तो कई सारे क्रॉप्स में देखिए, या में तो हम लोग लोकली भी प्रोड्यूस करने लगे, अगर एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस अलाउ कर रहा है। तो इसलिए जो है उसमें ये कहना कि आई थिंक साइंटिफिक एविडेंस पेश कर सकते हैं कि इसमें हमें क्या नुकसान हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। लेकिन सिर्फ ओपिनियन से नहीं सर हुआ कि अब नहीं ये तो सर अब आप मुझे ऐसा ऐसा चुटकुला सुना रहे हैं। मतलब भारतवर्ष का विपक्ष साइंटिफिक टेम्पर, तथ्य, फैक्ट, इस सब की बात करे। मतलब ये तो आप कह रहे हैं कि पैदल एवरेस्ट पर चढ़ो। खैर, एक और मुद्दा जो आखिरी यूएस डील से संबंधित है। मेक इन इंडिया तो फेल हो गया। मेक इन इंडिया फेल आप कैसे हो गया? चाइना से सामान मंगाते हैं, सबको यहाँ जोड़ देते हैं और जबरदस्ती कहते हैं कि हमारे पास पहले 2 फैक्ट्री थी, अब 231 है। हमने $1 बिलियन के फोन प्रोड्यूस किए हैं। तो आपने प्रोड्यूस थोड़े ना किया है, आप तो चाइना से बुला बुला के जोड़ रहे हैं। इसको कैसे समझें सर? देखिए, जो मैन्युफैक्चरिंग का एक डायनामिक्स है, आप किसी भी कंट्री को अगर उठा के देखें, एक टाइम में आप चाइना को एग्जाम्पल ले लीजिए ना। हमारे यहाँ अभी भी क्या इंप्रेशन है कि अगर कोई सेकेंड हैंड खराब आइटम है तो उसको कहता है ये चाइनीज है। तो अब चाइनीज, इसका मतलब क्या एक और हुआ कि क्या इम्प्रेशन है सर, चाइनीज? सॉरी टू इंटरप्ट, एक और इम्प्रेशन है कि अगर दुकान के बाहर ले गए तो चाइनीज सामान की कोई गारंटी नहीं है, चला तो पूरे जीवन, नहीं तो दुकान के बाहर नहीं चला। जी। नहीं चल रहा, ये भी है, सही बात है। तो अब क्या ऐसा, लेकिन पूरी दुनिया अगर चाइनीज अगर गुड्स इस्तेमाल कर रही है, तो क्या आपको लगता है कि चाइना का सामान इतना खराब है? चाइना अभी पूरे दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ था, मतलब इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वो ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है। और जैसे सर से थोड़ा सा क्या। यहाँ रोकूंगा। इस बार हम्म, के बजट में, इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में कई वर्षों बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थोड़ी बढ़ोतरी दिखाई दी है। मैं थोड़ी जी कह हाँ, रहा जी। हूं हम्म। विरोधियों के हिसाब से। मतलब हाँ, ये ट्रेंड पहली बार दिखा कि भारत में पहली बार मैन्युफैक्चरिंग देखा, सेक्टर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। इसको कैसे समझें? और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है कि गवर्नमेंट जो इंसेंटिव दे रही है ना, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है, फिर एमएसएमई की तरफ जो जो जोर है। तो देखिए, आप कोई भी चीज को अगर स्टार्ट से स्क्रैच करेंगे, तो मैं उसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा
कि जैसे एक एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था किसी ने, एक इकोनॉमिस्ट ने ही किया था, एक ब्रेड का जो टोस्टर होता है ना, टोस्टर बनाने का, तो जी टोस्टर को बनाने, हाँ, टोस्ट, वो थ्वेट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। जी उसने क्या किया कि जो एक, अगर हम आज के डेट में टोस्टर बनाना चाहें, ब्रेड का जो टोस्टर होता है, तो उसको कितना कितना उसमें रिसोर्स लगेगा और एक टोस्टर बनाने में हमें कितना खर्चा लगेगा। उसने क्या किया कि वो उसमें जो इस्तेमाल हो रहे थे माइका, उसने स्कॉटलैंड के माइन से जाके कलेक्ट किया, फिर उसने बिजली जो कैसे प्रोड्यूस होगी, उसमें जितने सारे, जो एक टोस्टर बनाने में जितने भी सारे इंग्रेडिएंट लगते हैं, उस इंग्रेडिएंट को कलेक्ट करने में उस इंसान को 9 महीना से ज्यादा लग गया। और वो तब जब आपको उसकी टेक्नोलॉजी सारी चीज पता है कि ये कहाँ से बनता है। तो आपने रॉ से स्टार्ट किया और आपको 9 महीने लगे, और जब टोस्टर को उसने ऑन किया, आपको पता है वो टोस्टर कितना देर चला? वो टोस्टर 5 सेकंड भी नहीं बर्दाश्त कर पाया। और उस टोस्टर में टोटल खर्चा भी उसको कम से कम 2500 पाउंड से ज्यादा हुआ, जो कि ये इंग्लैंड में किया था किसी इकोनॉमिस्ट ने ही, जो कि टोस्टर मार्केट में आपको 50 पाउंड के आसपास में बिकता है। आप ये, और उसने उसमें टाइम का अपना कॉस्ट नहीं जोड़ा था। मैं इस एग्जांपल इसलिए बताना चाह रहा था कि जो चीजें नई आज के डेट में डिस्कवर हो चुकी है, कई सारी चीजें, टेक्नोलॉजी आ गई है, उस पे आपको रीइन्वेंट करने की जरूरत नहीं है, स्क्रैच से नहीं शुरू, जो अवेलेबल होगा आप, तभी आप इनोवेट कर पाते हैं। नहीं तो नवाचार आएगा कहाँ से? आप एक तरफ तो इनोवेशन पे भी बात कर रहे हैं और एक चीज कहते हैं कि नहीं, हमें सब चीज शुरू से ही शुरू करना चाहिए। तो थोड़ा भी अगर आप बाहर से ले आते हैं तो उसमें, ये तो सारा खेल ही है, पूरी सर दुनिया वही लेकिन करती सर लेकिन हमारे यहाँ रिसर्च की दशा तो बहुत बुरी है। आप जेएनयू से पढ़े हैं, आप उसके बाद विदेशों में रहे हैं, आपको सब जगह का पता है जेएनयू जैसी जगह में पीएचडी कैसे की जाती है। अब साइंसेज को छोड़ दीजिए, है। जो हमारे मानविकी के लोग थे वो कैसे पीएचडी करते थे, कैसे थीसिस लिखी जाती थी, ये हमको आपको सबको, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पर हम्म, हम भारतीय कब तक आखिर साइबर कुली बनते रहेंगे? हम मालिक क्यों नहीं बनते हैं? हम इनोवेटर क्यों नहीं बनते हैं? हम उत्पादक क्यों नहीं बनते हैं? अभी भी क्यों नहीं बन रहे हैं? आई थिंक ये सोसाइटी का एक ट्रेंड भी है, जो शुरू से जो हमें थोपा गया है ना, जो चूंकि कॉलोनियल हैंगओवर अभी तक गया नहीं। तो हमें जैसे जो, आपके यहाँ सोसाइटी में किसकी बहुत इज्जत होती है? जो थोड़ा सा फ्लॉरी इंग्लिश बोले, लगता है बहुत ज्ञानी पुरुष है। अगर कोई अच्छी संस्कृत हाँ, बोले, शशि थरूर बहुत ज्ञानी है, जबकि हाँ शशि अगर, थरूर क्या है हाँ वो तो ईश्वर जानता है। नहीं, और वहीं पे अगर कोई बढ़िया से शुद्ध संस्कृत में या अच्छी भाषा, संस्कृत अपनी निष्ठ भाषा में हिंदी बोलता है, बोले हाँ, तो उसको कहा जाता है, मैं पत्रकार हूं सर, हम्म, अगर मैं ठीक मेरी भाषा मतलब 25 साल तक इन लोगों ने विकृत की, फिर भी अभी भी मुझे बोलते हैं यार आप बड़ी क्लिष्ट हिंदी लिखते हैं। मुझे हाँ, आज तक कोई नहीं मिला जो कहे कि यार आप बड़ी क्लिष्ट अंग्रेजी बोलते हैं। शशि थरूर हम्म, को भी किसी ने नहीं कहा होगा। नहीं इनफैक्ट कहा, टाइटैनिक वर्सेज वाले सलमान रश्दी को नहीं कहा होगा, विक्रम सेठ को नहीं कहा होगा, जिनको पढ़ने के लिए बाकायदा आपको डिक्शनरी लेके बैठना पड़ेगा, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, वो जानबूझकर वैसा लिखते हैं। लेकिन हम्म, आप जैसे ही संस्कृत निष्ठ हिंदी या विशुद्ध हिंदी का प्रयोग करेंगे तो आपको कहा जाएगा। ये तो खैर चलिए सर, ये सामाजिक बात है। मैं आपसे केवल इकोनॉमिक्स पर बात करूंगा। चलते चलते जरा ईयू डील पर बात कर लें, मदर ऑफ ऑल डील्स। इसको 5 मिनट में हमारे दर्शकों श्रोताओं को समझाइए कि क्यों है ये मदर ऑफ ऑल डील्स। हालांकि अमेरिका से भी वादा किया गया है कि 5 साल में हम $500 बिलियन का व्यापार करेंगे, यानी इंपोर्ट करेंगे, जबकि हमारा कुल बजट ही $830 बिलियन का है। फिर बाद में पता चला कि भैया वो 5 साल का है। हमारा जो 83 का है उसको ले जाके बढ़ा के 5 साल में करना है, तो 83 × 5 थोड़ा बहुत 500 के करीब पहुंचता है। लेकिन सर मुद्दा ये है कि कनवा ले गया है कौआ, तो हम कौआ के पीछे दौड़ते हैं, हम कान तो देखते नहीं है। बिल्कुल, अब मैं आपसे चलते चलते यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील हुई है, क्या उसका डर था ट्रंप को? ऑन अ वेरी सीरियस नोट, और इसलिए हम्म, वो झुके?
क्या मसला क्या है, कैसे इसको समझा जाए? आई थिंक देखिए अभी के डेट में जो मतलब लास्ट अगर 100 ईयर्स देखें, जब से थोड़ी वर्ल्ड थोड़ा स्टेबलाइज हो गया, समझ में आया कि ग्लोबल, कम से कम ग्लोबलाइज वर्ल्ड में ट्रम्प जैसा पगलैट लीडर तो दिखा नहीं। नहीं चलेगा। ओवरनाइट उसकी अनप्रडिक्टेबिलिटी बहुत हाई है, बट ये है कि अमेरिका का इंटरेस्ट उसके लिए प्राइमरी है। दैट इज वेयर ही इज, एंड इसीलिए ऐसा नहीं कि लोग सड़क पे उतर के उसको विरोध कर रहे हैं उसकी, और जितना भी उल्टा सीधा लोगों को लगा, लेकिन वो अमेरिका अल्टीमेटली इज द सुप्रीम, एंड दैट इज हाउ द लीडर ऑफ एनी कंट्री हैज टू बी। जहां तक यूरोपियन यूनियन और इंडिया वाला डील जो है, इस वाकई मदर ऑफ ऑल डील्स है, क्योंकि ये हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या 18 होता साल है? से लंबित था सर, 18 साल हम्म, से लंबित था। अभी ही क्या हो गया? ट्रम्प की धमकी के बाद क्या हो गया ऐसा कि अचानक से उर्सुला आती हैं, अचानक से राष्ट्रगान बजता है, अचानक से वो पटका दिया जाता है। मतलब यूरोप और अमेरिका खड्ग और ढाल की तरह मिल रहे हैं। क्या मसला क्या है? इकोनॉमिक्स समझाइए, मैं पॉलिटिक्स समझ लूंगा, मुझे इकोनॉमिक्स समझाइए इसके। वो इकोनॉमिक्स में मैं आ रहा था। इसमें ये है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, क्या है ना, कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आपको जो है एक कंट्री दूसरे कंट्री से, या एक जोन वाइज जो होता है, बाइलेटरल भी होता है, मल्टीलेटरल भी होता है, वो उस एरिया में आप कोई भी चीज बिना किसी ड्यूटीज और उसके आप एक दूसरे से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब जहां तक यूरोपियन यूनियन के साथ की बात है, तो हमने क्या किया है कि इसमें जो बैरियर होता है, दो कंट्री जब ट्रेड करती है, तो उसमें बैरियर होता है, एक टैरिफ बोलते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं ड्यूटीज है। जो आप सामान यहाँ से वहां भेजते हैं या वहां से मंगाते हैं, उस पे जो आप टैक्स लगाए, दैट इज, उसको कहते हैं टैरिफ। और दूसरा एक होता है नॉन टैरिफ बैरियर होता है। नॉन टैरिफ मतलब जिसमें टैरिफ नहीं, वो होता है कोटा रिस्ट्रिक्शन होता है, कि हम आपको यही देंगे, इतना ही आपको अलाउ है, क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शंस करते हैं, या इतना से ज्यादा नहीं अलाउ करेंगे। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, आप हर तरह से देख सकते हैं कि कितने तरीके से आप एक दूसरे से ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जो अगर कोई फ्री ट्रेड हो रहा है। तो एफटीए जो साइन होने से नेचुरली आपके पास जो दो सबसे बड़े जो फायदे हुए, कि जो सिर्फ टैरिफ का मसला नहीं रहा, नॉन टैरिफ वाला जो सबसे बड़ा मुद्दा यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील होता था, उसमें नॉन टैरिफ बहुत बड़ा मुद्दा होता था, कि आपको जो है हम इतना अलाउ नहीं करेंगे। फिर हालांकि उन लोगों ने सीए बीएम का जो मसला जोड़ा है, जो कार्बन जो वाला जो मसला था ना, कि आपको जो ग्रीन और टेक्नोलॉजी, उसके लिए यूरोपियन यूनियन खुद हेल्प भी कर रहा है, कि उन्होंने कहा है कि हम लोग $500 बिलियन का इसमें आपको देंगे, कि आप अपने जो प्रोडक्शन को है उसको वो कॉम्प्लायंस बनाए। तो इसलिए जो है ये ट्रेड डील इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि यूरोपियन यूनियन अपने शर्त पे नहीं हुआ है, इस दोनों के शर्त पे हुआ है। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ कंट्रीज। बोथ मतलब यूरोपियन यूनियन तो कई सारे कंट्री आ गए, और हमने उनको उनके इंपोर्टेड कार्स और उनके वाइन ये सब पे ड्यूटीज हटाए, और हमारे यहाँ से जितने भी प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, जेम्स ज्वेलरी से लेके, जो यूरोप एक बहुत बड़ा मार्केट था। और नेचुरली मुझे जो स्मेल दिख रहा है कि यूरोप यूएस को भी ये डील होने के बाद ही, क्योंकि जो टाइमिंग अगर देखें, तो इस क्रोनोलॉजी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, कि यूरोप यूएस को लगा कि यूरोप हमसे भी दूर हो रहा है, तो इधर जा रहा है, तो क्यों ना जो है हम भी इस बहती गंगा में हाथ धो लें। तो कोशिश किया है इसी वजह से। स्मेल और की आपने बात की, हम्म। आखिरी इस, अब चर्चा को कल्मिनेट करते हैं, थोड़ा सा अंत की ओर ले चलते हैं। आपने कहा कि व्हाट आई कैन स्मेल, तो व्हाट यू कैन स्मेल अबाउट दीज टू डील्स, सिंपली टेल अस, हमारे दर्शकों के लिए एकदम आप जैसी भाषा बोलते हैं, और इसीलिए मैं आपको इकोनॉमिक्स के मुद्दे पर लाता हूं कि वो आराम से लोगों की समझ में आता है। आप जार्गन इस्तेमाल नहीं करते, आप बड़े बड़े आंकड़े नहीं गिराते, आप डराते नहीं हैं। ये दो डील्स भारत के पक्ष में हैं या नहीं? सीधा आई थिंक, सवाल। हाँ, ये तो बिल्कुल पक्ष में है ना। जैसे अगर आप 2047 का जो हम लोग विकसित अगर भारत हैं निकल, तो कैसे?
जी हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि जी देखिए आपके जो ये एक तरह से आप समझिए कि जो द डील है ना, ये आपको ग्रोथ का इंश्योरेंस दे रहा है कि आप जब है 2047 में जब आप अपने विकसित भारत की कल्पना परिकल्पना कर रहे हैं कि हमारा इतना साइज ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी होगा, तो वो साइज आएगा कहाँ से? जब आपकी प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, जब आप मजबूत होंगे, आपका जो कैपेसिटी है वो बहुत बड़ा एक्सपेंशन पे जाएगा। वो एक्सपेंशन पे कब जाएगा? जब आप सामान प्रोड्यूस करेंगे और सामान के लिए आपको मार्केट अवेलेबल होगा। तो अगर ये ट्रेड डील से जो है सबसे बड़ा जो एडवांटेज होगा कि आप अभी तक हमारा जो ट्रेड का जो कंपोनेंट था, हमारे जो पूरे भारत के इकोनॉमी का जो ग्रोथ कंपोनेंट में ट्रेड बहुत ही छोटा कंपोनेंट होता था। इसीलिए जो है हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा जो साइज जो है इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो थोड़ा-सा जिस लेवल पे भी ग्रो कर सकता है, हालाँकि अभी 7% किसी भी आस-पड़ोस में देख लीजिए, किसी भी इकोनॉमी का साइज का इतने बड़े साइज का इकोनॉमी का ग्रोथ इस लेवल पे नहीं है, जो कि हमारे साथ और लोग बोल भी रहे हैं कि ये गोल्डीलॉक्स मोमेंट है, क्योंकि आपका ग्रोथ बहुत बढ़िया है, आपका जो ये क्या होता है है सर, गोल्डीलॉक्स मोमेंट? गोल्डीलॉक्स मोमेंट एक एक्चुअली एक नर्सरी राइम से लिया हुआ है, ये टर्म है जो जी बिजनेस जार्गन में यूज करते हैं लोग। इसमें क्या होता है ना कि एक नर्सरी राइम था, उसमें गोल्डी लॉक्स करके एक कैरेक्टर है। तो वो क्या जी करती है, छोटी सी बच्ची है, उसका नाम है गोल्डी लॉक्स। वो हम्म जाती है जंगल में, भटक जाती है, वहां पे देखती है कि एक बियर की फैमिली है, बियर वाइफ हस्बैंड है और उसकी एक छोटी सी बच्ची है। और उसके हम्म घर में घुस जाती है और बियर जो है, वो भालू जो है, उस समय घर से बाहर निकला हुआ होता है। तो उस तो घर में कोई नहीं होता है। तो ये बच्ची जो है वहां गई, वहां पे इसको सामने दिखा सूप। तो सूप पी तो उसको बहुत ये लगा, नमकीन लगा। तो हम्म फिर दूसरा सूप जो है देखी तो ये बहुत मीठा था। और तीसरा सूप जो दिखा वो इसको उसका साइज भी छोटा था और उसके लिए बड़ा एप्ट लगा, मतलब एकदम बिल्कुल जैसा इसको चाहिए था। तो हम्म उसको लगा कि मतलब बढ़िया है। उसका सूप पीने हम्म के बाद वो ऊपर छत पे गई तो देखी 3 बेड वहां लगा हुआ है। एक बेड देखी बहुत बहुत ही हार्ड था और हम्म एक बेड था बहुत सॉफ्ट था और एक बेड था बहुत एप्ट था। तो वहां लेटी और सो भी गई। थोड़ी देर सोने के बाद उसको नींद खुली, उसके बाद फिर वहां से निकल के चली आई अनहर्ट। तो ये बताया कि जो गोल्डी लॉक्स जो है उसके लाइफ में हर चीज बड़ा एप्ट रहा, मतलब कोई हम्म जैसा वो चाही वो मिल गया। तो इसको इकोनॉमी से जोड़ा गया कि जो इकोनॉमी में अगर आपकी इकोनॉमी का ग्रोथ जो है, दुनिया मतलब किसी भी इकोनॉमी का जो गोल्डी लॉक मोमेंट होता है वो क्या होता है, उस वो होता है ये है कि आपकी ग्रोथ बड़ी अच्छी हो और हम्म। इन्फ्लेशन भी बहुत अंडर कंट्रोल हो। और अभी इन्फ्लेशन बहुत वाकई तो बहुत क्या हाई भारत में वो मोमेंट चल रहा है अभी? बिल्कुल, बिल्कुल, आई थिंक वो चल रहा है। इस पे हम कभी और चर्चा करेंगे, जी क्योंकि आप बिल्कुल चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे में भी जो है ये इस चीज़ को हाइलाइट करने की कोशिश किया है कि गोल्डीलॉक मोमेंट है, तो क्यों ना इसको कैपिटलाइज़ किया जाए। तो आप जो है थोड़ा-सा जो है अगर ग्रोथ आपकी अच्छी चल रही है, इन्फ्लेशन कम है, तो आपके पास चांसेज़ होते हैं कि थोड़ा-सा बूस्ट किया जाए कि और भी जो है आप मल्टीप्लायर इफेक्ट से आप थोड़ा-सा इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। तो अभी भारत उस दौर से गुजर रहा है, ये दौर अचानक से नहीं आया है। इसके पीछे काफ़ी सारी जो है, काफ़ी सारे दर्द देखे हैं और और मुझे इसमें लगता है कि मोदी जी को 1991 थैंक से ज़रूर जो करना चाहिए। सुधारों की दशा चली है, जी। 1991 से जो सुधारों की दशा चली, फिर 96 में वाजपेयी सरकार आई गई, फिर 99 से 2004 तक का एक दौर था, फिर 2004 से 14 का अंधकार काल था, फिर 2014 से अभी तक का जो दौर हम लोगों ने देखा है दशकों श्रोता। असल में ये एक ऐसी चर्चा है जिसको बहुत गंभीरता से सुनने की जरूरत है और जिसको बहुत गंभीरता से समझने की भी आवश्यकता है। हमने शुरुआत की थी उन 4 आरोपों से जो अभी की सरकार पर लगाया जा रहा है कि भाई इन्होंने देश बेच दिया, पिछले 12 साल से बेच रहे हैं। इसके पहले वाजपेयी जी पर भी आरोप लगाया गया, उन्होंने देश बेच दिया, हालांकि आज तक देश बिका नहीं है। उस समय यह भी कहा गया कि क्रांति दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन खैर फिर वो सारी बातें इकोनॉमिक्स से इतर हो जाएंगी। हमने आपको इकोनॉमिक्स समझाने के लिए इकोनॉमिक्स के विशेषज्ञ से बातचीत की,
आप प्लीज इस चर्चा को पूरा सुने और ध्यान से सुने। ईयू डील और इंडो यूएस डील को अगर आप समझना चाहते हैं, सचमुच समझना चाहते हैं, तो इस पूरी चर्चा को पूरी तरह सुने। और अगर आपको ये तनिक भी अच्छा लगता है तो इसे और लोगों तक समझाएं, ताकि जो सूचनाओं का घटाटोप है, मतलब वी हैव बीन बॉम्बार्डेड विद इंफॉर्मेशन, लेकिन हमारे पास ज्ञान की उतनी ही कमी हो गई है। हमारे पास केवल सूचनाएं हैं, हर एक सेकंड में ये हो गया, मोदी जी वा बेच दिया, हाई कर दिया, हाउ कर दिया, फलानवा जीत गया, हार गया। नहीं, ठहरिए, सोचिए। सचमुच एक ट्रेड डील जो 18 वर्षों से अटकी हुई थी, एक ट्रेड डील जो 6 महीने पहले एक पगलैट इंसान ने खारिज कर दी थी, 50% तक टैरिफ आ गया था, आखिर क्यों? किसी की भी बात मत सुनिए, तथ्यों के पीछे जाइए, तर्कों पर जाइए और फैक्ट्स तलाशिए। हमने आपको कुछ फैक्ट्स दिए हैं, बाकी फैक्ट्स आज की दुनिया में थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, और इसीलिए ये विरोधी लोग हमेशा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह के उसे बदनाम करते हैं। मैं कहता हूं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने सबसे ज्यादा इस देश का कल्याण किया है, क्योंकि कई मूर्तियां खंडित की गई हैं, कई दरगाह तोड़े गए हैं, कई मजार टूटे हैं। रोमिला थापर जैसे उपन्यासकार नंगे हो गए हैं, इरफान हबीब जैसे उपन्यासकार नंगे हो गए हैं। सर के कुछ बड़े अर्थशास्त्री लोग हैं, मैं नाम ले लूंगा तो सब नाराज हो जाएंगे, उन लोगों ने जो गल्प कथाएं परोसी उसके गिर्द ये तथ्यों और तर्कों की बात कीजिए। इस दुनिया में आजकल केवल और केवल हवाबाजी हो रही है, बतकही हो रही है, उसमें ठहरिए और सोचिए कि तथ्य कहाँ है। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से विराम के बाद फिर मिलेंगे। व्यालोक वाणी को जितना स्नेह और प्रेम आप देते रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है, प्लीज देते रहिए। फिर मिलेंगे। जय जय सिया राम। नमस्कार।